आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो एआई के बूम से डायरेक्टली बेनिफिट कर रही है और मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि इस साल वो अपने प्रॉफिट को मिनिमम 35% से ग्रो करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रॉफिट की ग्रोथ सस्टेनेबल भी है या फिर मैनेजमेंट ऐसे ही कहानियां बना रहा है। तो आज इस वीडियो को 5 सेगमेंट में कवर करेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके लेटेस्ट रिजल्ट देखेंगे, फिर इसकी कॉन कॉल की बात करके लास्ट में इसकी गाइडेंस और वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे और मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा तुम्हारे लिए। तो देखो, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करती है, ये बेसिकली ओल्ड लैपटॉप्स खरीदते हैं, उन ओल्ड लैपटॉप्स को रिपेयर करते हैं, जैसे कि उसमें कोई नया पार्ट डालते हैं और मतलब उसमें जो भी दिक्कत होती है उसको ठीक करते हैं। जैसे उसकी रैम या बैटरी खराब है तो उसमें नई बैटरी इंस्टॉल कर देंगे या नई रैम इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद उस ओल्ड लैपटॉप को एक अच्छी न्यू कंडीशन में लेके आते हैं जिससे कि वो अच्छे से चल सके। यानी कि पुराने लैपटॉप एक्वायर करके उनको रिफर्बिश करते हैं और फिर इन रिफर्बिश्ड लैपटॉप को आगे सेल करते हैं। ठीक है, तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनी से लैपटॉप प्रोक्योर करती है, जैसे कि आईटी कंपनीज हो गई या बैंक्स हो गए। फिर ये क्या करते हैं, जो भी लैपटॉप इन्होंने प्रोक्योर किया है उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। अब इंस्पेक्शन में टेक्नीशियन ये चेक करता है कि क्या इस लैपटॉप का मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड या बैटरी सही है या नहीं है, और अगर खराब है तो क्या चीज खराब है जो ये रिप्लेस करेंगे। तो सपोज इन्होंने एक पुराना लैपटॉप खरीदा है एक आईटी कंपनी से 15,000 का, फिर इनके टेक्नीशियन ये चेक करेंगे कि उस लैपटॉप में कोई चीज खराब है कि नहीं है, और उस लैपटॉप में इनको बैटरी और रैम खराब मिली तो इनके टेक्नीशियन उस बैटरी और रैम को रिप्लेस कर देंगे और उस लैपटॉप को एक नया जैसा लैपटॉप में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये मानो कि उस लैपटॉप की बैटरी और रैम रिप्लेस करने में इनको 6,000 का खर्चा आ गया, तो 15,000 का तो इन्होंने लैपटॉप खरीदा और उसके रिपेयर में 6,000 लगा दिए, यानी कि इनके 21,000 लग गए। पर अब ये उस लैपटॉप को 30,000 का सेल कर देंगे। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है कि लैपटॉप उठाती है अलग अलग कंपनी से, उसको रिफर्बिश करती है और फिर रिफर्बिश लैपटॉप को सेल कर देती है। अब देखो, अगर तुम्हें कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है तो तुम्हें वारंटी भी देनी पड़ती है अपने लैपटॉप पे। तो ये कंपनी जो भी लैपटॉप को रिफर्बिश करके सेल करती है ना अपने कस्टमर को, उस पे वारंटी भी देती है उनको 2 या 3 साल की, जिसकी वजह से इनका कस्टमर इन पे ट्रस्ट करता है। अब जो भी इनका कस्टमर है, सपोज कोई छोटा कस्टमर है जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नया लैपटॉप खरीदे, तो वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार से पुराना रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीद लेता है। और जो इनके रिफर्बिश्ड लैपटॉप होते हैं वो ओरिजिनल प्राइस से 50 या 60% डिस्काउंट पे होते हैं। मतलब सपोज अगर लैपटॉप के एक नए मॉडल का प्राइस 1 लाख है ना, तो ये उसको रिफर्बिश करके 40,000 का ही बेच देंगे। तो जिन लोगों के पास भी बजट की दिक्कत होती है वो आजकल रिफर्बिश्ड लैपटॉप ले रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि ये अपने रिफर्बिश्ड लैपटॉप पे वारंटी भी देते हैं ताकि कस्टमर इन पे ट्रस्ट कर पाए। सपोज इन्होंने कोई रिफर्बिश्ड लैपटॉप बेचा और कल को जाके उसमें कोई खराबी आ गई तो कस्टमर इनके स्टोर पे जाके वारंटी के अंडर टेक्निकल सपोर्ट भी ले सकते हैं और रिप्लेसमेंट या जो भी रिपेयर है वो भी करवा सकते हैं उस लैपटॉप में। तो मेन चीज है इनकी कम्पिटिटिव मोड की अपने कस्टमर को वारंटी दे रहे हैं रिफर्बिश्ड लैपटॉप पे। अब इनके रिवेन्यू का ना ऑलमोस्ट 80% रिवेन्यू इनका लैपटॉप से आता है, यानी कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप को बेच के आता है, और 20% रिवेन्यू दूसरे प्रोडक्ट से आता है, मतलब लैपटॉप के अलावा जो भी इनके प्रोडक्ट्स है उससे आता है। तो बेसिकली इस कंपनी का मेन बिजनेस तो रिफर्बिश्ड लैपटॉप बेचने का ही है। तो ये है इस कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं कि जो ये रिफर्बिश्ड लैपटॉप की इंडस्ट्री है इसमें डिमांड कैसी है और मतलब इस इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है गोइंग फॉरवर्ड। अब देखो, तुम्हें ये तो पता है कि आजकल हर बंदा एआई यूज कर रहा है और उस एआई की डिमांड को मीट करने के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं जिसमें मेमोरी लगती है, हार्ड डिस्क लगती है, प्रोसेसर लगते हैं, जीपीयू लगता है, मतलब बड़े बड़े कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं। जिस वजह से जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हो गए ना, जैसे कि मेमोरी हो गई या फिर प्रोसेसर हो गया, उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो जो नए लैपटॉप है वो बहुत महंगे हो गए हैं क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है एआई की वजह से। तो हो क्या रहा है कि जो पीसी के कंपोनेंट्स है ना, जैसे कि स्टोरेज हो गई या प्रोसेसर हो गया या ग्राफिक कार्ड हो गया, सबके प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, जिस वजह से जो नए लैपटॉप है वो बहुत महंगे हो गए हैं। बेसिकली मैनेजमेंट ने ये बताया कि पिछले 6 महीने में उनका प्राइस ऑलमोस्ट 40-50% से इंक्रीज हो गया है। तो बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं कि वो रिफर्बिश्ड लैपटॉप की तरफ जा रहे हैं और ये कंपनी रिफर्बिश्ड लैपटॉप ही बेचती है। तो बेसिकली जो एआई के आने की वजह से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के प्राइस इंक्रीज हो गए ना, उससे इस कंपनी को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि लोग नए लैपटॉप परचेज करने की जगह रिफर्बिश्ड लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। और बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड एआई का यूज तो और बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो भी कंपोनेंट्स एआई के यूज के लिए चाहिए ना, जैसे कि मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया या ग्राफिक कार्ड हो गया, उनके प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड और इंक्रीज होंगे। और जब उनके प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जो नए लैपटॉप मार्केट में आ रहे हैं ना उनके भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा रिफर्बिश्ड लैपटॉप पे शिफ्ट करेंगे। यानी कि इस कंपनी की डिमांड में तो कोई दिक्कत नहीं है और गोइंग फॉरवर्ड इनकी डिमांड यहाँ से इंक्रीज ही होगी क्योंकि नए लैपटॉप के प्राइस इंक्रीज होंगे और क्योंकि ये नए लैपटॉप की तरह अपने रिफर्बिश्ड लैपटॉप पे भी वारंटी देते हैं और आफ्टर सेल सर्विस में टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो लोग इन पे ट्रस्ट भी करेंगे और इस कंपनी को इस डिमांड का बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं इस कंपनी के फुल ईयर FY26 के रिजल्ट्स पे। तो देखो, इनका रिवेन्यू 34% से ग्रो हुआ है फुल ईयर के बेसिस पे। अब इस कंपनी ने ये भी बता रखा है कि इनको किस ज्योग्राफी से कितना % रिवेन्यू आता है। जैसे इनका इंडिया से 33% रिवेन्यू आता है, यूएई से 12% रिवेन्यू आता है, यूएसए से 21% रिवेन्यू आता है और यूरोप से इनका 20% रिवेन्यू आता है। तो
मतलब इस कंपनी का जो रिवेन्यू है ना वो अलग अलग ज्योग्राफीज में वेल डाइवर्सिफाइड है, जिससे कि इनको शील्ड मिलता है कि बाय चांस अगर एक ज्योग्राफी की कंडीशन खराब हो गई तो इनके रिवेन्यू पे इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 91% से ग्रो हुआ है फुल ईयर के बेसिस पे। अब बेसिकली इनका एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन दोनों ही एक्सपैंड हुए हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। मतलब जो पैट मार्जिन इनका पिछले साल 4.9% का था ना, वो इस साल बढ़ के 7% तक आ गया है। मतलब इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन भी मिल रहा है, जिस वजह से इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आ रही है, और ये तो अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब बात करते हैं कि इनका मार्जिन क्यों एक्सपैंड हो रहा है। तो देखो, एक तो जो ये इन्वेंट्री उठा रहे हैं ना वो सस्ते रेटों पे उठा रहे हैं। दूसरा, जो ये अपनी इन्वेंट्री को रिफर्बिश करके बेच रहे हैं ना, वो थोड़े महंगे रेटों पे बेच रहे हैं क्योंकि कंपोनेंट के प्राइस तो इंक्रीज हो गए। तो ये बेसिकली अपने रिफर्बिश लैपटॉप का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनको रियलाइजेशन भी ज्यादा मिल रही है। तो बेसिकली इस वजह से फुल ईयर के बेसिस पे तो इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहा है। पर अगर तुम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल पे देखो ना, तो इस कंपनी का मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का मार्जिन था 10.6% का, जो इस क्वार्टर में डिक्लाइन होकर 9.8% तक आ गया है। और इस पे मैनेजमेंट ये बोल रही है कि Q4 में ना जनरली हमारे मार्जिन कम होते हैं, क्योंकि Q4 में ये क्या करते हैं, ये ना ज्यादा प्रोडक्ट बेचने पे फोकस करते हैं, क्योंकि साल का एंड आ रहा होता है, तो ये उस टाइम ज्यादा प्रोडक्ट बेचने पे फोकस करते हैं रेदर देन कि अपना मार्जिन देखें। और Q4 में यानी कि ईयर एंड पे ये क्या करते हैं, ये ना अपने कस्टमर से भी ज्यादा प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, मतलब स्ट्रेटेजिकली ज्यादा प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं इस साल के एंड में, जिसकी वजह से जनरली इनके Q4 में मार्जिन कम होते हैं। पर मैनेजमेंट ये बोल रही है कि गोइंग फॉरवर्ड अगले क्वार्टर में तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल पे भी मार्जिन इंप्रूव होगा, बट इनके Q4 में जनरली इनके कम मार्जिन होते हैं। तो इस साल यानी FY27 में भी Q4 में इनका मार्जिन डिप होगा Q3 के कंपैरिजन में। तो मतलब बेसिकली इस बिजनेस में सीजनैलिटी है कि इनके Q4 में मार्जिन कम होते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस करते हैं। और बल्कि इन्होंने तो Q4 में अपना एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया है Q3 के कंपैरिजन में। एवरेज सेलिंग प्राइस मतलब ये एक लैपटॉप एवरेज कितने रुपए का बेचते हैं, वो इन्होंने इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल पे। Q3 में इनका एवरेज सेलिंग प्राइस था 26,200 का, जिसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया Q4 में 27,000 तक ले आई है। तो मतलब बेसिकली इनकी रियलाइजेशन तो इंक्रीज हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल पे। मतलब एक लैपटॉप को जितने रुपीस का सेल करते हैं वो प्राइस तो इंक्रीज हुआ है, पर फिर भी इनका मार्जिन इसलिए कंप्रेस हुआ है क्योंकि ये कंपनी ना केपेक्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। मतलब ये कंपनी अलग अलग प्रोसेसेस में इन्वेस्टमेंट कर रही है, लोगों पे इन्वेस्टमेंट कर रही है कि जो इनके टेक्नीशियन है वो भी अच्छी क्वालिटी के और हायर कर पाएंगे, जिस वजह से इनके मार्जिन पे Q4 में इंपैक्ट आया। अब अगर तुम इनकी इनकम स्टेटमेंट देखो तो इनके अदर एक्सपेंसेस तो 40% से इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। और बेसिकली इनके अदर एक्सपेंसेस इसलिए इंक्रीज हुए हैं क्योंकि जो ये मिडिल ईस्ट एशिया में वॉर चल रही है ना, उस वजह से इनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई। अब तुम्हें पता ही है कि इस वॉर की वजह से एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो इनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई, जिस वजह से इनके अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। और थोड़ा बहुत इन्होंने अपनी मार्केटिंग पे भी खर्चा बढ़ाया है। तो मतलब ये इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है और ये नॉर्मलाइज हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। और मार्जिन पे मैनेजमेंट ये बोल रही है कि Q1 FY27 में ना इनके मार्जिन Q4 FY26 से बेटर होंगे, यानी कि इस क्वार्टर में इनके मार्जिन पिछले क्वार्टर से बेटर होंगे। और मैंने तुम्हें बता भी दिया कि इस बिजनेस में सीजनैलिटी होती है, जिस वजह से इसके Q4 के मार्जिन थोड़े सबड्यूड होते हैं। अब देखो, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जो भी मेमोरी है या CPU है या GPU है, मतलब जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है, उसके प्राइस इंक्रीज होंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप बेचती है ना, उसका भी एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज करती रहेगी धीरे धीरे। मतलब यहाँ से इनकी रियलाइजेशन और इंप्रूव होती रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। अब बात करते हैं इस कंपनी की डेट की क्या पोजीशन है। तो देखो, पिछले साल मार्च 2025 तक इनके पास था 383 करोड़ का डेट, जिसको इस साल इन्होंने डिक्रीज करके 300 करोड़ तक ले आई है। तो यानी कि मार्च 2026 तक इनके पास अब 300 करोड़ का डेट है। तो मतलब ये कंपनी अपना डेट भी रिड्यूस कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है। अब इस क्वार्टर में ना इस कंपनी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इनकी सेल्स इंक्रीज हो पाएगी। तो इस कंपनी ने क्या किया कि इन्होंने ना अलग अलग फाइनेंस प्लेयर्स के साथ टाई अप कर दिया, और मतलब जो भी कस्टमर को अब इनसे रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदना है ना, वो क्या कर सकता है, वो EMI पे खरीद सकता है। और EMI 1000 रुपीज पर मंथ तक जितनी कम ले आए हैं ये। तो मतलब क्योंकि अब लोग EMI पे लैपटॉप खरीद सकते हैं ना, तो इनकी सेल्स और इंक्रीज होगी। अब अगर तुम इनकी बैलेंस शीट देखो ना, तो इनकी इन्वेंट्री ईयर ऑन ईयर के लेवल पे ऑलमोस्ट डबल हो गई है, और इन्वेंट्री इंक्रीज होना कंसर्न का साइन होता है। अब इससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि यहाँ पे जो इनकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है वो कंसर्न का साइन है या नहीं है। अगर तुम इस जेन्युइन रिसर्च की वैल्यू करते हो ना, तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब इनकी इन्वेंट्री डिस्कस करते हैं। तो जो ये इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है ना, वो मैनेजमेंट ने जान के करी है, और ये इनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो देखो, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो मेमोरी है या जो प्रोसेसर है या जो ग्राफिक कार्ड है, मतलब जो भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर में यूज होते हैं, उनके प्राइसेस लगातार इंक्रीज होते जा रही है AI की वजह से। और गोइंग फॉरवर्ड FY27 में भी इनके प्राइसेस इंक्रीज ही होते रहेंगे। तो ये मैनेजमेंट ना बहुत स्मार्ट डिसीजन ले रही है। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये ना अपनी इन्वेंट्री को पहले ही प्रोक्योर कर लेते हैं, मतलब इससे पहले प्राइस इंक्रीज होना इन्वेंट्री का, उससे पहले ही उस इन्वेंट्री को खरीद लेते हैं। तो ये बेसिकली इन्वेंट्री को सस्ते रेट पे खरीद रहे हैं, और उस सस्ते रेट की इन्वेंट्री को ये बड़े हुए प्राइस पे बेचेंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स के तो प्राइस बढ़ रहे हैं। तो जब ये उस लैपटॉप को रिफर्बिश कर देंगे ना, तो उसके बाद उस सस्ते रेट पे जो इन्होंने इन्वेंट्री खरीदी है उसको बड़े हुए प्राइसेस पे बेचेंगे, जिस वजह से इनके मार्जिन पे भी पॉजिटिव
नेगेटिव इंपैक्ट आना चाहिए। तो बेसिकली इस कंपनी को ये तो पता ही है कि गोइंग फॉरवर्ड FY27 में जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनके प्राइस इंक्रीज होते ही रहेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, उस प्राइस इंक्रीज से पहले ही वो इन्वेंट्री को खरीद के अपने पास रख रहे हैं ताकि इनको सस्ते रेटों पे इन्वेंट्री मिल जाए। पर इस चीज का ना एक रिस्क भी है। सोचो कि FY27 में AI के कंपोनेंट्स की डिमांड कम हो गई, मतलब जो कि होना मुश्किल है पर हो तो कुछ भी सकता है, और कंपोनेंट्स के प्राइस डिक्रीज हो गए। तो जो इस कंपनी ने अभी से इन्वेंट्री खरीदी हुई है ना, जिसको ये कह रहे हैं कि हमने सस्ते रेटों पे खरीद ली, कल को जाके वो और सस्ती हो जाएगी। तो ये रिस्क भी है इस बिजनेस पे। पर बाकी ऐसा लगता तो नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड AI की डिमांड कम होगी और बेसिकली कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के प्राइसेस गिरेंगे। मतलब छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है, ऐसा नहीं होगा कि प्राइसेस बहुत ज्यादा फॉल कर जाएंगे, क्योंकि AI की डिमांड तो बढ़नी ही है गोइंग फॉरवर्ड। पर ये रिस्क मैंने तुम्हें फिर भी बता दिया, ऑल्दो इसके होने के चांसेस बहुत कम है। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो इस कंपनी की एक क्वार्टर की सेल्स ऑलमोस्ट 600 से 650 करोड़ के अराउंड ही है, लेकिन फिर भी इन्होंने 700 करोड़ की इन्वेंट्री रखी हुई है अपने पास। यानी कि ये अपनी 4 से 5 महीने की सेल्स की इन्वेंट्री अपने पास अभी से रख के बैठे हुए हैं। और ये बात तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी कि क्योंकि मैनेजमेंट को लग रहा है कि कंपोनेंट के प्राइस इंक्रीज होंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री सस्ते रेटों पे उठा रहे हैं, ताकि जब बाद में कंपोनेंट के प्राइस इंक्रीज हो तो ये अपने रिफर्बिश्ड लैपटॉप के प्राइस इंक्रीज कर दे और इनके मार्जिन इंक्रीज हो पाए गोइंग फॉरवर्ड। पर ये उल्टा भी पड़ सकता है। तो गोइंग फॉरवर्ड हर 3 महीने में इस कंपनी को ट्रैक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अगर जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के प्राइस है वो नीचे आ गए, तो इन्होंने तो अभी से इन्वेंट्री खरीद ली है बहुत ज्यादा, जिसको ये कह रहे हैं कि हमने सस्ते रेटों पे खरीद ली। पर गोइंग फॉरवर्ड अगर FY27 में प्राइस नीचे आ गए ना, तो इनके मार्जिन पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने फिर महंगी खरीद ली इन्वेंट्री अपनी। पर इसके होने के चांसेस ना बहुत कम है। मतलब मेरे को भी ये लगता है कि ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि AI की वजह से ना कंपोनेंट्स की डिमांड बढ़ ही रही है, तो उनके प्राइस FY27 में इंक्रीज ही होने चाहिए। पर फिर भी इस चीज का एक रिस्क है जो मैंने तुम्हारे साथ मेंशन कर दिया, ऑल्दो ये होने के चांसेस बहुत कम है। और बेसिकली मैनेजमेंट ये बता रही है कि अगर यहाँ से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के प्राइस 20-30% गिर भी गए, तो भी हमने जिस रेटों पे इन्वेंट्री उठाई हुई है ना, तब भी हमारे मार्जिन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब हमने बहुत कंफर्टेबल रेटों पे इन्वेंट्री उठाई हुई है। अब बात करते हैं इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में। अब देखो, इनका बिजनेस है तो एसेट लाइट, मतलब इनको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, पर इनका पैसा ना इनकी वर्किंग कैपिटल में फंसता है, क्योंकि इनको अपनी इन्वेंट्री में लैपटॉप प्रोक्योर करने पड़ते हैं और लैपटॉप आते हैं महंगे, तो इनकी इन्वेंट्री में इनका पैसा फंसता है उस वजह से। अब बेसिकली इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल में हुआ क्या है कि इस साल ना इनके डेटर डेज बढ़ गए हैं, जो कि एक कंसर्न का साइन होता है। तो पिछले साल तक इनके डेटर डेज थे 18 से 20 डेज के अराउंड, वो इस साल बढ़ के 40 डेज तक आ गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। इसका मतलब बेसिकली जो इनके कस्टमर है ना, वो अब 40 दिन बाद इनको पैसा दे रहे हैं, और पिछले साल इनके कस्टमर इनको 18 से 20 डेज के बाद पैसा दे देते थे। तो मतलब ये कंसर्न का साइन है, पर ये भी मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजिकली की है। तो अब की बार मैनेजमेंट ने क्या किया कि इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को इंक्रीज कर दिया, मतलब और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर लिए अपने साथ। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो ये प्राइवेट कंपनीज है, जैसे HP हो गई, डेल हो गई या लेनोवो हो गई, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ना 30 से 45 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हैं, कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जब इनका नया लैपटॉप सेल कर देता है तो उसके 30 से 45 डेज बाद वो इनको पेमेंट करता है। तो अब GNG इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किए हैं, और इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर को ये अपने रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बेचने के लिए दे रहे हैं। तो अगर ये उस डिस्ट्रीब्यूटर को ये कहेंगे ना कि भाई अपना प्रोडक्ट बेच के हमें 20 दिन में पेमेंट करो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर नए लैपटॉप को बेचना प्रेफर करेगा रेदर देन कि वो इनके रिफर्बिश्ड लैपटॉप बेचे, क्योंकि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर नया लैपटॉप बेचेगा ना, तो उसको ये प्राइवेट कंपनीज हो गई जैसे डेल या लेनोवो, इनको 30 से 45 डेज बाद पेमेंट करनी पड़ेगी। पर जब वो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स का रिफर्बिश्ड लैपटॉप बेचेगा, तो उसको GNG को 20 दिन बाद पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर ये अपना लाइन ऑफ क्रेडिट 20 दिन का रखते हैं तो क्योंकि GNG इलेक्ट्रॉनिक्स ने नए डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किए है ना, तो इसने क्या किया कि उनको उतना ही लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया जितना प्राइवेट कंपनीज देती है, यानी कि 30 से 45 डेज का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया, ताकि ये उनके साथ कंपीट कर पाए। क्योंकि अगर ये लाइन ऑफ क्रेडिट को कम रखते प्राइवेट कंपनी से, तो डिस्ट्रीब्यूटर इनका माल देता ही नहीं आगे कस्टमर को, वो तो प्राइवेट कंपनी के नए लैपटॉप सेल कर देता। तो उनसे कंपीट करने के लिए इन्होंने अपना लाइन ऑफ क्रेडिट 20 डेज से बढ़ा के 35 से 40 डेज कर दिया। तो मतलब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ना ये लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाना जरूरी था, जिसकी वजह से इस कंपनी के डेटर डेज इंक्रीज हुए हैं। तो मतलब ये भी मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजिकली इंक्रीज किया, और मतलब ये कंसर्न का साइन नहीं है, क्योंकि ये चीज जरूरी थी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो जब भी तुम कोई नंबर्स देखते हो कि जैसे डेटर डेज इंक्रीज हो गए या इस कंपनी में इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो रही है, तो उसके पीछे एक रैशनल होता है जो तुम्हें कॉन कॉल पढ़ के समझ आता है। तुम सिर्फ नंबर्स देख के इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। इन्वेस्टिंग नंबर से ज्यादा एक आर्ट है, जिसमें तुम्हें कॉन कॉल पढ़ के उसका रैशनल समझना पड़ेगा कि क्या जो ये इंक्रीज हो ये स्ट्रेटेजिकली मैनेजमेंट ने इंक्रीज किया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर ये इंक्रीज कंसर्न का साइन है। तो मतलब इसलिए तुम्हें कॉन कॉल तो हमेशा पढ़नी पड़ेगी, और ये जो मैं तुम्हें बताता हूँ वो कॉन कॉल से ही बताता हूँ सारा। अब देखो, मैनेजमेंट ने ये बोला कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से डेटर डेज इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि हमें जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लाइन ऑफ क्रेडिट देना था ना, वो हमने दे दिया है। तो गोइंग फॉरवर्ड भी ये अपने डेटर डेज को 40 से 45 डेज के बीच में ही मेंटेन करेंगे। यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड डेटर डेज और इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्किंग कैपिटल साइकिल में इनके डेटर डेज इंक्रीज हो ना, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ऑलमोस्ट डबल हो गए, वो भी कोई कंसर्न का साइन नहीं है, क्योंकि ये इंक्रीज करना जरूरी था अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बेसिकली वो वाले
डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किए हैं जो पहले सिर्फ नए प्रोडक्ट बेचते थे, पर अब वो इनके रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट भी बेचेंगे। और इस कंपनी ने भी उतना ही लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया जितना इनको नए प्रोडक्ट बेचने पे मिलता था, तो फुल्ली कम्पीट कर रहे हैं अब ये नए प्रोडक्ट से। और क्योंकि ये कंपनी अपने रिफर्बिश्ड लैपटॉप पे वारंटी भी देती है 2 से 3 साल की, तो बेसिकली जो इनके रिफर्बिश्ड लैपटॉप है ना, वो नए लैपटॉप से बढ़िया तरीके से अब कम्पीट कर पाएंगे। क्योंकि जब तुम वारंटी देते हो ना अपने प्रोडक्ट पे, तो उससे ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है। सपोज अगर तुम्हें लैपटॉप खरीदना है तो तुम क्या करोगे, तुम हेजिटेंट रहोगे पुराना लैपटॉप खरीदने में अगर तुम्हें वारंटी नहीं मिलेगी। मतलब तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि पता नहीं इसको कितने टाइम यूज किया और इसकी बैटरी की क्या स्टेटस है, या इसकी बैटरी हेल्थ कैसी है, या प्रोसेसर चलेगा भी या ढंग से या नहीं। पर जब तुम्हें वारंटी मिल जाएगी ना उस पर 3 साल की, तो तुम्हारी वो हेजिटेंसी खत्म हो जाएगी कि भाई अगर इसको मैं खरीदता हूँ और इसमें कुछ भी खराब होता है तो मैं इनके स्टोर पे जाके इसको रिप्लेस करवा सकता हूँ या ठीक करवा सकता हूँ। तो मतलब ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो जाता है इस सब की वजह से। तो ये मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि लोग नए लैपटॉप की जगह रिफर्बिश्ड लैपटॉप पे स्विच करें, जिसकी वजह से इन्होंने नए डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐड कर लिए और वारंटी भी दे रहे हैं। तो मतलब मैनेजमेंट बिल्कुल सही काम कर रही है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और बेसिकली जो इनकी वर्किंग कैपिटल में इनकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है ना, वो भी गोइंग फॉरवर्ड इंक्रीज ही रहेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि ये अपनी इन्वेंट्री में सस्ते प्राइस पे इन्वेंट्री प्रोक्योर कर रहे हैं, ताकि जब जो कंप्यूटर के कंपोनेंट के प्राइस बाद में इंक्रीज होना, ये पहले ही उसको सस्ते प्राइस पे खरीद रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड उस इन्वेंट्री को रिफर्बिश करके महंगे रेटों पे बेचेंगे, जिस वजह से इनकी मार्जिन पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो मतलब इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल इंक्रीज हुई है वो गोइंग फॉरवर्ड भी इंक्रीज ही रहेगी, यहाँ से डिक्रीज नहीं होगी वो गोइंग फॉरवर्ड। अब बात करते हैं कि ये कंपनी ग्रो करने के लिए क्या क्या केपेक्स कर रही है। तो देखो अभी तो इनके पास इनफ फैसिलिटी है लैपटॉप को रिफर्बिश करने के लिए, मतलब इनको और फैसिलिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है अभी। और बेसिकली मैन पावर के लेवल पे भी ना इनके पास इनफ टेक्नीशियंस हैं, जिसकी वजह से इनकी इस साल की ग्रोथ आराम से आ जाएगी। तो मतलब बेसिकली इनके पास इनफ कैपेसिटी भी है, इनफ मैन पावर और टेक्नीशियन भी है ग्रो करने के लिए। पर ये कंपनी ने अपना ब्रांड बनाने के लिए थोड़ा मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा करेगी इस साल, ताकि ये लोगों का ट्रस्ट जीत पाए और लोगों को अवेयर कर पाए कि भाई रिफर्बिश्ड लैपटॉप में भी वारंटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए लैपटॉप में वारंटी मिल रही है, क्योंकि लोगों को तो बताना पड़ेगा ना, लोगों को तो ऐसे पता ही नहीं है। तो इनका मार्केटिंग पे थोड़ा ज्यादा खर्चा रहेगा इस साल। और बेसिकली अगर तुम्हें हाई पेस पे ग्रो करना है ना, तो तुम्हें मार्केटिंग पे खर्चा करना ही पड़ेगा, तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। अब इससे पहले मैं ये बात करूं कि इस कंपनी ने कौन कौन में अपने बिजनेस के फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या क्या बताया है। अगर तुम्हें और ऐसे स्टॉक्स की डिटेल एनालिसिस देखनी है ना, तो सबसे पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब इसकी कौन कॉल पे चलते हैं। तो देखो जो ये मिडिल ईस्ट एशिया में क्राइसिस हो गया ना, यानी कि वॉर हुई है, जिस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, उससे इन पे इतना इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि इनकी शिपमेंट ना एयर के थ्रू होती है। मतलब ये वाटर के थ्रू अपने प्रोडक्ट शिप नहीं करते, उसको बाय एयर भेजते हैं, तो इसकी वजह से इतना इंपैक्ट नहीं आया इनके बिजनेस पे। अब बेसिकली ये लैपटॉप शिप तो कर देते हैं बाय एयर, लेकिन इनको प्रोक्योर भी तो करने पड़ते हैं पुराने लैपटॉप अलग अलग कंपनी से जिसको ये रिफर्बिश करते हैं, तो उसको भी ये बाय एयर ही प्रोक्योर करते हैं। मतलब जो पुराने लैपटॉप ये उठाते हैं ना, उसको भी बाय एयर ही ये शिप कर रहे हैं, और जो ये सेल करते हैं लैपटॉप रिफर्बिश करके, उनको भी बाय एयर शिप कर रहे हैं। तो मतलब दोनों साइड पे, प्रोक्योरमेंट की साइड पे भी और शिपमेंट की साइड पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि दोनों को ये बाय एयर ही करते हैं। और ये जानना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस कंपनी की ना बड़ी बड़ी फैसिलिटीज है यूएई में, और इनके रिवेन्यू का ऑलमोस्ट 12% यूएई से ही आता है। तो ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है कि वॉर की वजह से इनके उस पार्ट पे इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि ये हर चीज बाय एयर शिप कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि इस कंपनी ने ग्रो करने की क्या गाइडेंस दे रखी है। तो इस कंपनी ने ये बोला है कि अपने रिवेन्यू को तो FY27 में 25% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, और 0.5% इनका पैट मार्जिन एक्सपैंड होगा। अब क्योंकि इनका पैट मार्जिन एक्सपैंड होगा ना, तो इनके पैट की ग्रोथ इनकी सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा रेट पे आएगी। तो इनकी सेल्स की ग्रोथ तो 25% से आएगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। और ये भी मैनेजमेंट ने कहा है कि हमने कंजर्वेटिव गाइडेंस दी है, पर तुम यही मानो कि इनकी सेल्स की ग्रोथ 25% से होगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। पर क्योंकि इनका पैट मार्जिन एक्सपैंड होगा ना, तो FY27 में इनकी पैट की ग्रोथ 35% से होगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। अब चलते हैं इसकी वैल्यूएशन पे। तो सबसे पहले इसकी पीई रेशो कैलकुलेट करेंगे और फिर इसकी पेग रेशो निकालेंगे। तो पीई रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पीई रेशो निकालने का तरीका होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड पैट कितना है, और हमें इसका FY26 का पैट तो पता ही है। तो इसका करंट मार्केट कैप है 7300 करोड़ का, और इसका FY26 का पैट है 132 करोड़ का। तो इसकी पीई रेशो हो गई 7300 डिवाइडेड बाय 132। तो इस कंपनी की पीई रेशो हो गई 55 के आसपास की। और ये कंपनी FY27 में अपने पैट को 35% से ग्रो करेगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। तो इसकी पेग रेशो हो गई पी रेशो डिवाइडेड बाय अगले साल पैट में कितने % की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इसकी पी रेशो है 55 की, और अगले साल ये अपने पैट को 35% से ग्रो करेगी। तो इसकी पेग रेशो हो गई 55 डिवाइडेड बाय 35, यानी कि इसकी पेग रेशो हो गई ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास की। पर एक चीज ध्यान रखना कि मैनेजमेंट ने कहा है कि उन्होंने कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स दिए हैं, पर फिर भी हम मैनेजमेंट की बात मान के उनकी गाइडेंस को ये एज्यूम कर रहे हैं, पर ये इसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स दिए हैं। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब अगर तुम भी किसी भी कंपनी को ऐसी फंडामेंटली एनालाइज करना चाहते हो, तो मैं यूट्यूब पे फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ही बना रहा हूँ, और उसकी वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी, तो फटाफट जाके उसको चेकआउट करो।